नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम सभी पढ़ेंगे वह मॉडल पेपर 7 पर बात करने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि हम सभी मॉडल पेपर पर बात कर रहे हैं, सीडीपी के मॉडल पेपर पर, जो आप सभी के पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हर प्रश्न को ध्यानपूर्वक आपको देखना है और कहीं ना कहीं पेपर में आप सभी से इसी तरीके से क्वेश्चन पूछने का प्रयास किया जाएगा। तो ये अब एक ही क्लास में सब कुछ मिलने वाला आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आप सभी हर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे और हर प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रश्न को देखिए और बताने का प्रयास करें क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? करा समावेशी शिक्षा का, पृथकीकरण का, या मुख्य धारा शिक्षण का, या एकीकृत शिक्षा का? तो दोस्तों, इसमें से राइट आंसर बन सकता है प्रश्न संख्या 1 के लिए। तो आपको पता है जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE 2009 आया, उसकी बात की जाए तो वह किस पर बात करता है? वह समावेशी शिक्षा पर बात करता है। कहता है जो बच्चों को शिक्षा दी जाए वह इंक्लूसिव शिक्षा दी जाए, इंक्लूसिव एजुकेशन पर बात करता है, कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा पर बात करता है। अगर आपसे एक बात की जाए RTE कब लागू हुआ, RTE 2009 की अगर लागू की बात करेंगे तो इसका लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया। आप सभी के पेपर में कई बार पूछा गया है और ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसमें से जो राइट आंसर बनेगा वह ए ऑप्शन बनेगा। ए इज द राइट ऑप्शन। तो इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 की चर्चा करते हैं। करा कि यहाँ पर आपको फिल करना है, या विचारधारा की सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। कर मुख्य धारा शिक्षा से, विशेष शिक्षा से, बहुल सांस्कृतिक शिक्षा से, या समावेशी शिक्षा से? मैंने आपको बताया समावेशी शिक्षा का डेफिनेशन ही होता है समान और विशिष्ट बच्चों को एक साथ जो शिक्षा प्रोवाइड करने की बात की जाती है उसे हम क्या कहेंगे? उसमें की बात करें समावेशी शिक्षा को हम कहते हैं। और जो हम शिक्षा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे वह बिना भेदभाव की शिक्षा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कह रहा है कौन सी ऐसी विचारधारा है जो सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय में समान शिक्षा प्रदान करने का अधिकार देता है? वह क्या आपका होगा? इंक्लूसिव एजुकेशन होगा। ऑप्शन संख्या डी इज द राइट ऑप्शन बनेगा। क्या होगा? आपका डी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 2 की अगर चर्चा करेंगे तो आपका राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन राइट बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। करें कि एक शिक्षक को चाहिए कि वह विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे, करे वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक भिन्नताओं तथा विविधताओं का अनदेखी करे, वह संप्रेषित करे, वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है और महत्व देती है, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना का अधिकतम करे। तो दोस्तों, एक शिक्षक एक टीचर के नाते आपको क्या करना है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। अगर आप टीचर के नाते बात की जाए तो इसमें कहीं ना कहीं कह रहा है कि विशेष संस्कृतियों के लिए जो विशेष संस्कृति या समुदाय के बच्चे हैं उनको हम बढ़ावा देंगे और सभी बच्चों को छोड़ देंगे। तो अगर आप ऐसा कोई चीज कर रहे हो, किसी पार्टिकुलर जो कल्चर्स की बात कर रहे हो, तो कम्युनिटीज की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भेदभाव कर रहे हो और शिक्षक के तौर पर आपको भेदभाव नहीं करना है। तो दोस्तों, ए ऑप्शन तो नहीं बनेगा। अच्छा, बी ऑप्शन की बीच कह रहा है वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक भिन्नताओं तथा विविधता का अनदेखी करें। तो आपको पता है अनदेखी नहीं करना है, सम्मान करना है। जो बच्चे के बीच कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं, जो सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं, साथ ही साथ जो उनकी विविधताएं हैं, उसको हम क्या करेंगे? उसका सम्मान करेंगे, ना कि अनदेखी करेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं बी ऑप्शन भी नहीं बनेगा। सी ऑप्शन में कर रहा है या संप्रेषित करे कि कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है और इसका महत्व देती है, और राइट आंसर बनेगा हमारा सी ऑप्शन। डी में करा बच्चों के बीच तुलना, तो आपको पता है तुलना शब्द अपने आप में नेगेटिव है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन भी नहीं बनेगा। तो थर्ड नंबर के लिए जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दोस्तों, वह थर्ड का सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आपका सी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे पाठ्यक्रम पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, या फिर वे विभिन्न
गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से लगे होते हैं, या शिक्षक कक्षा कक्ष में होने वाली सभी घटनाओं के वह बच्चों का पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। तो इसमें से आपको क्या लगता है इसमें से राइट आंसर होनेगा? प्रश्न संख्या 4 के लिए बताएंगे क्या राइट आंसर हो सकता है। तो अगर बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं, मतलब बच्चे के ऊपर कब प्रभावी रूप से इफेक्टिव तौर पर बात करें, एक इफेक्टिवली जब कब सीखते हैं, तो बच्चे इसकी बात कर रहा है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। जब वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, तो आपको पता है याद करना अपने आप से एनसीएफ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम जो आपका एनसीएफ फ्रेमवर्क है, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है, वह क्या करता है? विरोध करता है। अगर एनईपी की बात की जाए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें, तो वह भी विरोध करता है। इसलिए कहीं ना कहीं याद करना अपने आप में निगेटिव शब्द होगा। करा कि वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों को नकल करते हैं। तो आपको ध्यान देंगे, उत्तरों को नकल करना अपने आप में कुछ नहीं सीखने पर संकेत कर रहा। अच्छा, आप नकल करेंगे, क्या आप प्रभावी रूप से सीखेंगे? कभी ऐसा हो नहीं सकता है दोस्त। तो आपका यह भी आंसर नहीं बनेगा। सी ऑप्शन में करें वे विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में सक्रिय रूप से लगे भाग लेते हैं, तो अधिकतम सीखेंगे और प्रभावी रूप से सीखेंगे। इसलिए आपका जो ऑप्शन बनेगा वह सी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, डी में करा वे घटनाओं को बच्चे रूप से पूर्ण रूप से नियंत्रित करते हैं। इसका मतलब यह आपका अपने आप से गलत होगा, क्योंकि नियंत्रित करने की बात हो रही है, निगेटिव बात हो रही है। कहीं ना कहीं बाल केंद्रित शिक्षा को फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पर शिक्षक केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है। तो आपको पता है जो अभी शिक्षा पद्धति चल रही है वह कैसी है? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति है। इसलिए दोस्त आपका फोर्थ का क्या बनेगा? वह सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 5th नंबर की चर्चा करते हैं। बच्चों को कक्षा में प्रश्न, बच्चों को जो क्लास में बच्चे बैठे हों, तो बच्चों को कैसे प्रश्न क्या करना चाहिए? प्रश्न करा पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, करा पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, करा पूछने से रोकना चाहिए, या पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो आप दोस्तों जानते हैं क्या आप बच्चों को, जब बच्चा क्लास में बैठा हो तो आप उसको प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करेंगे, तो आप जानते हैं आप प्रोत्साहित करेंगे, ना कि हतोत्साहित करेंगे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं 5th का ए ऑप्शन तो गलत होगा। बी में का अनुमति नहीं देंगे, तो भैया क्यों नहीं अनुमति देंगे? बच्चा पूछ सकता है, बच्चे की कंफ्यूज है, बच्चे में भ्रांति है, तो पूछेगा जरूर। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं, बी ऑप्शन भी कट कर हो जाएगा। तो आप पूछने से रोकना चाहिए, आप क्यों पूछेंगे? अच्छा, पूछने के लिए रोकने की बात करेंगे, तो ऐसा नहीं करना। बच्चा स्वतंत्र है, बच्चा पूछ सकता है, बच्चे में जो दिक्कतें हैं वह पूछेगा। इसलिए आपका जो राइट आंसर बनेगा वह प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन संख्या आपका डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 6 नंबर की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है? कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, कर निर्देश एवं संचालन, कर अन्वेषण एवं पारंपरिक क्रिया, कर कंठस्थीकरण एवं स्मरण। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 6 की अगर चर्चा की जाए तो इसमें से क्या राइट आंसर बनेगा? प्रश्न संख्या 6 की अगर चर्चा की जाए तो इसमें से आपका क्या राइट आंसर बनेगा बताएंगे प्रश्न संख्या 6 के लिए। तो दोस्तों आपको पता है मुख्य प्रक्रिया नहीं, मतलब इसमें से कौन सा आपको निगेटिव ढूंढना है। क्या ढूंढना है? निगेटिव ढूंढना। तो पुनरावृत्ति और नहीं, वो आपको क्या इसमें ढूंढना है? ठीक है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। चलिए बात करते हैं इसमें अगर चर्चा की जाए तो कह रहा पुनरावृत्ति और अभ्यास, मतलब आपको एकदम गंडम पूछने की बात कर रहा है, मतलब आपको गलत भी गलत पूछने की बात कर रहा है। इसमें मुख्य प्रक्रिया है पूछना चाहिए था, इसमें क्या बोलना चाहिए था? मुख्य प्रक्रिया है की बात की जानी चाहिए थी, ना कि नहीं की बात की जाती है। अगर होता मुख्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है तो आपका क्या हो जाता दोस्तों? आपका तब जानते हैं यहां पर प्रश्न हमें लगता है कि गलत है। क्या है? गलत है। यहां पर नहीं अगर होता, अगर नहीं है तो आपका ऑप्शन संख्या सी बनेगा। वो एक मुख्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, तो आपका बनेगा सी ऑप्शन। यहां पर नहीं लिखने से तो या भी तो नहीं है, या भी नहीं है और या भी नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 3 ऑप्शन मैच कर रहे हैं। अगर ऐसी बात कहीं ना कहीं हो रही है तो आपका क्या बनेगा दोस्तों? यहां पर आपका सार्थक अधिगम, देखिए यहां पर एक तरीके से अगर आपको इसके थ्रू हम चलते हैं, अगर नहीं के थ्रू चलते हैं ना, तो नहीं के थ्रू एकदम गलत अगर ऑप्शन होगा तो हमारा डी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, अगर वैसे तो यहां पर नहीं होगा, मतलब नहीं यहां पर नहीं था। अगर बात करें नहीं है
तो ऑप्शन संख्या आपका क्या बनेगा, डी बनेगा। क्यों, क्योंकि बात करें कंठस्थीकरण और स्मरण एकदम अपने आप से गलत है। अच्छा, एक तरीके से पुनरावृत्ति आप कर सकते हैं, एक तरीके से अभ्यास किया जा सकता है, लेकिन ये अभी अपने आप में गलत चीजें हैं। निर्देश भी एक तरीके से गलत है दोस्तों। तो आपका या एक तरीके से ये सभी निगेटिव हैं दोनों, ए और बी भी, लेकिन उसमें से सबसे निगेटिव डी ऑप्शन बन रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 को ध्यानपूर्वक देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का कि बच्चों को स्तंभ खास में उनकी प्राथमिक विशेषताओं का सही मिलान को प्रस्तुत करता है। करें स्तंभ का की बात करेंगे, स्तंभ खा की बात करेंगे। करा की प्रतिभाशाली, अधिक आसक्तता, सृजनात्मकता, अवधान कमी, अतिसक्रियता, व्यतिक्रम और क्रम जिसे बोलते हैं ADHD। तो यहां पर ध्यान देंगे धारा प्रवाह में पढ़ने में कमी। अच्छा, धारा प्रवाह में पढ़ने में कमी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, तो वहां पर बात करेंगे, यहां पर आपका बनेगा अधिगम आसक्तता बनेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। प्रतिभाशाली की बात करेंगे, प्रतिभाशाली क्या करें, शीघ्रता से और स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता होती है। ठीक है, आपका ऑप्शन संख्या डी बनेगा। सृजनात्मकता के बारे में मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, एकदम ठीक है, आपका बनेगा ऑप्शन संख्या सी का बी बन जाएगा। ठीक है, आपका व्यवधान सक्रियता आसानी से क्या हो जाता है, विचलित होने की आदत होती है। तो आपका डी पहले बनेगा, फिर आपका डी के बाद ए बनेगा, DA और फिर सी। ऑप्शन संख्या आपका ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, तो आप जानते हैं प्रतिभाशाली क्या कर लेता है, शीघ्रता से स्वतंत्रता से सीखने की योग्यता होती है। अच्छा, सृजनात्मकता की अगर अधिगम आसक्तता की बात की जाए तो धारा प्रवाह से पढ़ने में कभी कहीं अधिगम आसक्तता या अधिगम अक्षमता उससे बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका ए ऑप्शन पड़ेगा। और सृजनात्मकता वाला बालक मूल रूप से सोच सकता है और कई तरीके से सोच सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन संख्या बी बन रहा है। अच्छा, आज सक्रियता के बारे में मैंने आपको बताया था, आसानी से वह विचलित हो जाता है और भटकाव आ जाता है, इसीलिए सेवन का जो बनेगा ना, वह सेवन का आपका ए ऑप्शन ही बनेगा। क्या बनेगा दोस्त, वह ए ऑप्शन ही बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 8 नंबर की चर्चा करेंगे। करा कि बच्चों की गलतियां कैसी होती हैं, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर उसे तुरंत सुधार देनी चाहिए। करा अधिगम का एक भाग है तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। करा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। करा प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर मिस्टेक बच्चा कर रहा है इसका क्या मतलब होगा, क्या इसका मीन्स अगर बात की जाए क्या अर्थ निकलने वाला है। तो बच्चे की गलतियां बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर सुधार देनी चाहिए। देखिए, बार बार अभ्यास करने से सुधरेगा नहीं, उस पर क्या करना है, आपको उसको समझना है कि भाई साहब इसको हम कॉन्सेप्ट को कैसे समझे, उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। बार बार अभ्यास करने से कुछ नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अधिगम एक क्या, अधिगम का एक भाग है। ठीक है, गलतियां अधिगम का एक भाग है, उन्हें विचारों में अंतर्दृष्टि देती है। क्योंकि एक नया दिशा, अंतर्दृष्टि का मतलब होता है सूझ। जब बच्चा क्या करेगा, अगर गलतियां करता है तो उसका एक भाग होगा अधिगम सीखने का, और कहीं ना कहीं आपको अलग तरीके से सोचने के लिए मजबूर करता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, वह बी ऑप्शन बनेगा। अच्छा, सी में करा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। तो भाई साहब महत्व तो है, इसका महत्वहीन की बात नहीं करेंगे हम सभी। करें आप बच्चे कितने लापरवाह हैं अपने आप में, या भी डी भी गलत होगा, सी भी गलत होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, 8 का बी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 9th नंबर के लिए, मूल्यांकन को, इवेल्युएशन को क्या करेंगे, अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, यह वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। तो मूल्यांकन इवेल्युएशन की बात की जाए तो अगर इवेल्युएशन के बारे में मैंने आपको कई बार बताई है कि भैया इवेल्युएशन एक ऐसा चीज है जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वह कहीं ना कहीं उसी का एक अभिन्न अंग माना जाता है, उसी का एक भाग है। अगर ऐसा कहीं आपके ऑप्शन में दिख रहा है, और मूल्यांकन जरूरी है क्योंकि मूल्यांकन से आप में सुधार होता है, आप सीखने की प्रगति में जो प्रगति में क्या होगा, उसकी एक प्रगति में सुधारने का काम किया जाता है कि जब आप सीख रहे हो, जहां पे गलतियां करेंगे वहां पर आपको सुधारने का काम किया जाता है। तो मूल्यांकन अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, एकदम आपका ऑप्शन संख्या ए बनेगा। बी में करा केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, तो मूल्यांकन नंबर के लिए नहीं किया जाता है, गलत होगा। करा लिखित कार्यों को आधारित होना चाहिए, या भी गलत होगा दोस्तों। करा एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, तो आप जानते हैं एक उसी में सम्मिलित, उसी एक गतिविधि के अलग रूप में नहीं लेना है, तो उसी में हम क्या करेंगे, उसी गतिविधि के रूप में लेंगे, अलग गतिविधि के रूप में नहीं लेंगे। तो आपका जो 9th नंबर का बनेगा वो ऑप्शन संख्या ए बनेगा 9th का। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर की चर्चा करा कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार
अधिगम क्या है? कहते अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल कर अप्रोच लर्निंग, करा कि क्या आपका बनेगा, करा जो संरचनात्मक है दृष्टिकोण है वाले हैं वह कैसा देखते हैं अधिगम को, करा कि एक निष्क्रिय और व्यक्तिपरक प्रक्रिया है। तो आप जानते हैं एक सक्रिय प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, ना कि निष्क्रिय प्रक्रिया के रूप में। इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। जानकारी के रूप में अर्जन की प्रक्रिया एकदम बात कर रहा है कि गलत बनेगी। करा कि जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया के रूप में नहीं, ऐसा भी नहीं लेते। करा अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में लेंगे। राइट ऑप्शन होगा आपका डी। क्या बनेगा? वह एक सक्रिय प्रक्रिया में लेते हैं और उसे एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में लेते हैं। ऑप्शन संख्या क्या बनेगा? इन एक्टिव एंड सोशल प्रोसेस के रूप में लेते हैं। अगर देखिए संरचनात्मक दृष्टिकोण वाले ऐसे ही लेते हैं दोस्तों, तो आपका जो बनेगा ऑप्शन संख्या डी ही बनेगा, ना कि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। तो आप जानते हैं ये अधिगम की डिफिनीशन है, ना कि यह अधिगम की संरचनात्मक दृष्टिकोण वाले ऐसा मानते हैं। अच्छा, अधिगम की डिफिनीशन ऑप्शन संख्या सी है, लेकिन आपसे पूछ रहा संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम कैसा होता है, तो उनके दृष्टिकोण के अनुसार अगर पूछेंगे तो आपका एक सक्रिय रूप में एक सामाजिक रूप में लेते हैं, और इसीलिए दोस्तों आपका डी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उसकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी कैसे होते हैं? निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। करा का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। करा किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। तो दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 11 है और इसके लिए आप सभी कमेंट करेंगे क्या राइट आंसर बन सकता है। प्रश्न संख्या 11 के लिए बताएंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन बनेगा। प्रश्न संख्या 11 तो कहा कि अगर बात की जाए तो कहा सकारात्मक विश्वास होता तब विद्यार्थी क्या होते हैं? निश्चित हो जाते हैं तब सीखने के लिए किसी भी तरीके का प्रयास करना बंद कर देते हैं। इसका मतलब है सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया, बंद करना नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लर्निंग अगर बात की जाए तो आपका ऐसा बात नहीं बंद कर देते हैं, गलत हो जाएगा। उत्साह भंग हो जाता है, ऐसा भी नहीं बनेगा, आपका गलत होगा। यहाँ पर प्रभावित नहीं होते हैं तो प्रभावित होते हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते तो प्रभावित होते हैं, सीखने के लिए क्या उत्सुक और प्रेरित होते हैं। और इसीलिए दोस्तों आपका ऑप्शन संख्या क्या बनेगा? डी बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या डी बनेगा। अगर हम बात करें जब शिक्षक को विद्यार्थियों और उसकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब वह विद्यार्थी क्या हो जाते हैं? तब वह सीखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और प्रेरित हो जाते हैं। जब उनको लग जाता है कि भाई साहब हम परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं तो उत्सुकता और बढ़ेगी और अच्छा क्या करेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। इसीलिए दोस्तों आपका डी ऑप्शन बनेगा। 12 नंबर की चर्चा करते हैं। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरीके से प्रोत्साहित कर सकता है? किस तरीके से क्या कर सकता है? प्रोत्साहित कर सकता है, इंकरेज कर सकता है। तो कहा पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करती है। तो कह रहा कि पाठ्य पुस्तक के एक ही प्रकार के, तो एक ही प्रकार के अगर प्रश्नों के बारे में हम 10, 2, 4, 6 हजार क्वेश्चन दे देंगे एक ही टाइप का, तो उससे आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग पैटर्न में जब सीखते हैं तो आप समझदार और बनते हैं। तो दोस्तों कह रहा पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार का, इसका मतलब आपको बांधने की कोशिश हो रही, गलत होगा। कह कि पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण पर बल देना। तो मैंने आपको बताया कंठस्थीकरण रटंत वाला चीजें याद करना अपने आप में नेगेटिव हो जाएगा। कह बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन संख्या आपका डी बनेगा। यहाँ पर फिर कह पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिख करके, तो आप व्यवस्थित तरीके से समाधान लिख देंगे, क्या आप नए तरीके से अच्छे तरीके से और प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बन पाएंगे? कभी नहीं बन सकते जब तक आप क्या करेंगे, जब उस समस्या के बारे में सही तरीके से आप क्या विचार विमर्श नहीं करेंगे, एक तरीके से आप सोचने का प्रयास नहीं करेंगे, तो अच्छा समस्या समाधान करता नहीं बन सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपका 12 का जो राइट आंसर बनेगा वह 12 का आपका सी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा? 12 का आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलते हैं, आगे बात करें प्रश्न संख्या 13 की चर्चा करेंगे। करा कि दोस्तों करा कि वह विधियां जिसके प्रयोग से विद्यार्थियों की स्वपहल व
प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? कारण निम्नात्मक विधि का, या कारण अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का, या परंपरागत विधि का, या अंतः वैयक्तिक बुद्धि का। तो कह रहा कि स्वपहल व प्रयास शामिल है, तो किसका उदाहरण है? बेहतरीन प्रश्न है और इसके लिए दोस्तों आप बताने का प्रयास करें क्या इसमें से राइट आंसर बन जाएगा। स्वपहल और प्रयास, तो स्वपहल का मतलब कहीं ना कहीं खुद प्रयास कर रहा और खुद पहल कर रहा और खुद प्रयास कर रहा विद्यार्थी। इसका मतलब निगमनात्मक विधि की बात नहीं हो रही, कोई निगमनात्मक विधि ऐसा नहीं करता। निगमनात्मक विधि करता है पहले नियम फिर उदाहरण, तो ऐसा कुछ घटना घट रही क्या? नहीं, अधिगमकर्ता केंद्रित, कहीं ना कहीं जब स्वयं पहल कर रहे हैं और स्वयं प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं नहीं लर्नर जो अधिगम करता है, जो शिक्षार्थी है, वह केंद्रित विधि का इस्तेमाल हो रहा है। और राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? वह बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन पाएगा। अच्छा, परंपरा विधि की बात करें तो कोई परंपरा की बात नहीं हो रही है। अच्छा, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि की कोई ऐसे इसमें चर्चा ही नहीं है। तो प्रश्न संख्या 13 के लिए जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बी ऑप्शन ही बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न, आगे प्रश्न संख्या 14 नंबर के लिए, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? नीचे देखी गई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। कि संज्ञान और संवेग संबंधित नहीं है। तो आपको जानते हैं भाई साहब, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एकदम संबंधित संबंधित नहीं है। संज्ञान और जो संवेग है दोनों, अगर कोई संज्ञान आपके दिमाग में आया, कोई बात आई, तो आप कभी ना कभी उसके प्रति क्या होता है, कोई ना कोई संवेग जरूर उत्पन्न होता है। अगर कोई बात अच्छी आई तो आप खुशी की अनुभूति होती है, अगर बुरी बात आई, कोई आपका नेगेटिविटी वाली बात आई, तो आपको क्या होगा? आपका दुख होगा। इसलिए दोस्तों आपका ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अगर अनुवांशिकता और पर्यावरण अलग नहीं है, कह रहा अनुवांशिकता और पर्यावरण अलग नहीं है, तो दोस्तों अलग अलग हैं, या तो बात बिगड़ेगा। कह रहा कि अनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, तो संबंधित हैं। कह रहे संज्ञान और संवेग अलग नहीं है, एकदम बात ऑप्शन संख्या हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या हमारा डी बन जाएगा। क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या, प्रश्न संख्या 14 के लिए ऑप्शन संख्या क्या बनेगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। तो कहीं ना कहीं संज्ञान और संवेग अलग नहीं होते हैं, दोनों एक ही हैं। और इसलिए दोस्तों कारण कि जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, वे महसूस करते हैं पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं है, तो कहीं ना कहीं हतोत्साहित हो जाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जब उनका संज्ञान, उनको बात दिमाग में आता है कि हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, तो उनके भीतर कौन सा संवेग उत्पन्न होता है? उन्हें हताशा, उन्हें निराशा की भावना उत्पन्न होती है। और इस तरीके से आप कह सकते हैं संज्ञान और संवेग दोनों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ना कि अलग नहीं है। दोस्तों आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? तो मैंने आपको समाजीकरण की चर्चा मैंने आपके सामने की थी। अगर समाजीकरण की जब आप चर्चा करते हैं तो मैंने आपको बताया था एक प्राथमिक समाजीकरण है, एक द्वितीय समाजीकरण है। तो प्राथमिक समाजीकरण में मैंने आपको रखा था कि जैसे परिवार हो गए, जैसे जहां पर अनौपचारिक साधन हो समझने सीखने का, तो विद्यालय क्या है? एक तरीके से आपका समाजीकरण का द्वितीयक है, सरकार भी द्वितीयक है, मीडिया भी द्वितीयक है, लेकिन परिवार आपका प्राथमिक में आता है। प्राइमरी एजेंसी की बात की जाती है, सोशलाइजेशन का मीडियम होता है। और इसीलिए दोस्तों आपका 15 नंबर के लिए जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वह फैमिली बनेगा। डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 16 को देखेंगे। जीन पियाजे की चर्चा हो रही है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि जीन पियाजे का सिद्धांत क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इसके प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। कारण बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, और सोच बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न निम्न होती है। तो आप दोस्तों जानते हैं काफी बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, या ऐसा नहीं बताया है। जो बात की जाए बच्चों की जो सोच है वह गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, ऐसा वह जीन पियाजे ने बताया है। और राइट आंसर क्या बनेगा? वह डी ऑप्शन बनेगा। दोस्तों जो उन्होंने जीन पियाजे ने बताया, कहा कि भाई जो बच्चों की सोच होती है वह वयस्कों से कैसे होती है? गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। और इसीलिए प्रश्न संख्या 16 का डी ऑप्शन बनेगा। ऐसा कई बार आप सभी के पेपर में पूछ लिया गया है। तो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्त? आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना, वह आपका सी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है।
आपका क्या बनेगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं 17 नंबर के लिए। करा जेंडर क्या है, करा कि एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, करा एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारण है। तो आपको मैंने बताया था, एक अगर आप जेंडर की बात करेंगे तो जेंडर क्या है, एक तरीके से सामाजिक संरचना है, एक समाज के द्वारा बनाया गया चीजें हैं, और ऐसा मैंने आपको कई बार पढ़ाई हुई है, कई बार बताई हुई है। इसलिए दोस्तों आपका बी ऑप्शन 17 का बी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है। संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व शारीरिक व्यक्तित्व, आध्यात्मिक और संवेगात्मक, की सामाजिक शारीरिक व्यक्तित्व, स्व शारीरिक संज्ञानात्मक, सामाजिक संवेगात्मक। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन संख्या क्या बनेगा, देखिए आध्यात्मिक किसी प्रकार का होता नहीं है, तो आध्यात्मिक अपने आप से गलत हो जाएगा। यहां पर भी आध्यात्मिक लिखा है, यहां भी अपने गलत होगा। और यहां की बात करें तो कोई ना कोई व्यक्तित्व वाला आप आयाम की बात नहीं करते हैं। देखिए यहां पर सामाजिक स्व वाला तो नहीं होता है दोस्तों, या तो अपने आप में गलत होगा। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, इसका अध्ययन किया जाता है। और राइट ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, जो व्यापक आयामों का सही पहचान करता है विकास का, वह ऑप्शन संख्या आपका डी बन जाएगा। क्या बनेगा, 18 नंबर की चर्चा अगर करेंगे तो ऑप्शन संख्या आपका क्या बने, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर की चर्चा करा कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। बुद्धि के बारे में कौन सा सही नहीं है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो करा कि बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। करा बुद्धि एक अनुमानसिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण और तर्क शामिल होती हैं। करा बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय ना की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। करा कि बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। तो कौन सा इसमें से कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। कौन सा बुद्धि के बारे में सही नहीं है। बेहतरीन प्रश्न है 19 नंबर के लिए दोस्त, बताएंगे क्या आपको लगता है कि राइट आंसर बनने वाला है। प्रश्न संख्या 19 नंबर के लिए कौन सा सही, कौन सा नहीं है। यहां पर सही की बात होगा, क्या होगा, सही है। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। सही नहीं है तो कई हो जाएंगे, इसमें से बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपसे बात की सही, यहां की बात हो रही है ट्रू, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, यहां सही है पूछ होगा, सिर्फ नहीं की बात नहीं है, सही है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। बुद्धि के बारे में कौन सा सही है, ऐसा आपके सामने प्रश्न है। क्या है प्रश्न, इसमें से पूछ रहा है कौन सा इसमें से सही है। जी बेहतरीन प्रश्न है, और इसके लिए बताएंगे क्या आपका राइट आंसर बनेगा। तो आपको पता है दोस्तों, बुद्धि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो दोस्तों ऐसा सही की बात करें तो गलत होगा। करा बुद्धि एक अनुमानसिक विशेषक है, सिर्फ अनुमानसिक विशेषज्ञ है। और करा कि इसमें स्मरण और तर्क शामिल होते हैं, सिर्फ नहीं दोस्त। करा कि बुद्धि एक बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय ना की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। एकदम सही ऑप्शन संख्या सी बनेगा। डी में करा बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि अभिसारी रूप से नहीं, अपसारी रूप से सोचने की योग्यता है। कौन सी सही नहीं है, अगर ऐसा पूछ रहा ना तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वह ऑप्शन संख्या आपका सी बनेगा। क्या बनेगा दोस्त, आपका ऑप्शन संख्या क्या बनेगा, वह ऑप्शन संख्या आपका सी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। एकदम आपका सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। तो बात है बुद्धि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कौन सा सही नहीं है, अगर ऐसा पूछ रहा है तो इसमें से अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों यहां पर अगर बात की जाए, बुद्धि एक अनुमानसिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण और तर्क शामिल होती हैं। तो सही यहां पर अगर नहीं हम करेंगे, अगर हम यहां पर नहीं कर देते हैं ना, तो अगर नहीं की अगर चर्चा करेंगे तो ऑप्शन संख्या हमारा डी बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या हमारा डी बनेगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या हमारा डी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, यहाँ कर अभिसारी कर रहा है ना, अपसारी होता तो सही होता। ऑप्शन संख्या हमारा डी बनेगा। कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं की अगर चर्चा करेंगे तो ऑप्शन संख्या हमारा डी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं हम सभी।
नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर के लिए, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरीके से देखा जाता है? निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, या कि खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में? तो मैंने आपको बताया था प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात की जाए तो उसके सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या बनेगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा प्रगतिशील शिक्षा की बात की जाए। नेक्स्ट प्रश्न आगे 21 नंबर की बात करें, लेवाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो अधिगम की बात करें तो उनके द्वारा लेवाइगोस्की का जो सिद्धांत कहलाता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहलाता है, जिसे बोलते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी के नाम से जानी जाती है। और इनका मानना था बच्चा किससे सीखता? समाज से अंतःक्रिया करके सीखता। कैसे? समाज से अंतःक्रिया करके सीखता। अगर एक व्यक्तिगत गतिविधि है, गलत होगा। निष्क्रिय गतिविधि तो या तो गलत है। अनुबंधित की बात की जाए तो ऐसा व्यवहारवादी मानते थे, गलत है। एक सामाजिक गतिविधि है, एकदम सही है। क्या है? एक बात करें लेवाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक सोशल एक्टिविटीज है। और राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? वह आपका राइट आंसर दोस्त बनेगा ऑप्शन संख्या डी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करें, नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलते हैं, आगे बात करें। नेक्स्ट प्रश्न को 22 नंबर को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों की विशेषताएं हैं? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो मैंने आपको बताया था 2 से 7 वर्ष को क्या बोला जाता है? पूर्व संक्रियात्मक बोला जाता है, जिसे बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा? कर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, कर निलंबित अनुकरण, कर विचारों की अनुक्रमणीयता, कर वर्तुल प्रक्रिया। तो कहीं ना वर्तुल प्रक्रिया की बात करें तो मैंने आपको बताया परिवर्तनशील की बात करें तो या तो आपका तीसरी अवस्था में होगा, नहीं होगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार आपका राइट ऑप्शन होगा। अगर अनुकरण की बात करें, विलंबित अनुकरण की बात करें, डेली अनुकरण की बात करें तो आपका ए ऑप्शन में घटेगा। क्या बनेगा? ए में, ए पहली अवस्था में जिसे हम बोलते हैं संवेदी चालक बोलते हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर बनेगा वह क्या इसमें से करेक्ट ऑप्शन बनेगा दोस्तों? वह ऑप्शन संख्या आपका क्या बनेगा? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार बनेगा। विचारों की अनुक्रमणीयता, उत्क्रमणीयता की बात करें तो इसमें से विचारों की अनुक्रमणीयता लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है, एकदम सही करता है। ए ऑप्शन आपका राइट बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलते हैं। ए ऑप्शन आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है, जो आपका उसका गोल डायरेक्ट की बात करें उसको ध्यानपूर्वक एकदम देखने के बाद बातचीत करता है। तो कहीं ना कहीं आपका क्या बनेगा? वह ए ऑप्शन ही बनेगा 22 का। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं 23 नंबर के लिए। बच्चों और उसके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बच्चों को सीखने के लिए प्रेरणा तथा सीखने के लिए उसकी जो क्षमता है केवल अनुवांशिक द्वारा पूर्ण निर्धारित होती है। तो हमने आपको बताया था कौन सा सही ऐसा आपसे पूछ रहा है, करा कि अनुवांशिकता के द्वारा ही पूर्ण निर्धारित होती है। क्या वातावरण का जो हेल्प नहीं होता है? वातावरण क्या उसमें भागीदारी नहीं करता है? एकदम करता है। तो दोस्त आपका ये ऑप्शन तो गलत होगा। अगर बच्चों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता को निर्धारित रूप से सीमित करती है, नहीं, गलत होगा। अगर बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए पुरस्कृत और दंडित करना चाहिए, एकदम दंडित और पुरस्कृत करना अपने आप में क्या निगेटिव है। तो इसके लिए पुरस्कार तो देना व्यवहारवादी मानते हैं, लेकिन दंडित अपने आप में गलत हो जाएगा। तो सभी बच्चे सीखने के लिए क्या होते हैं? स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं, एकदम बात सही है। कहीं ना कहीं हर बच्चा क्या है? स्वाभाविक रूप से सूझने की, स्वाभाविक रूप से पढ़ने और समझने की कोशिश करता है, बस पढ़ाने सिखाने वाला लोग मिलने चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों आपका क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या डी बनेगा। अच्छा, ए ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया केवल अनुवांशिकता की बात करा, वातावरण को हटा दे रहा है, गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में करा कि सीमित करती हैं। तो भैया ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चों की जो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि है उनको प्रेरणा और कहीं ना कहीं जो अधिगम जो क्षमता जो उनके बीच क्षमता अधिगम की पढ़ने समझने की सीखने की वह सीमित कर देती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब। ऐसी क्या हम कह सकते हैं जिसके पास संसाधन नहीं, जिसके आर्थिक रूप से पिछड़ा है, क्या उसकी प्रेरणा मोटिवेशन कम हो पाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। और इसीलिए दोस्तों आपका बी ऑप्शन नहीं बनेगा। राइट आंसर क्या बनेगा? वह डी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा? आपका डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर बन जाएगा। किसका बात करें? आपका डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर के लिए, चाल विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम कहां से क्या होता? अधोगामी, शीर्षगामी, परिष्कृत स्थूल चालक विकास,
परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, करा सूक्ष्म चालक विकास से क्या स्थूल चालक विकास, करा शीर्षगामी से अधोगामी। तो अधोगामी से शीर्षगामी ऐसी कोई बात नहीं है। चालक की बात करें, अगर इस मोटर की बात की जाए, जो आपका अगर बात की जाए, जो मोटर की बात की जाए, अगर चालक की बात करते हैं तो कैसे होता है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलता है। और राइट आंसर क्या बनेगा, वह बी ऑप्शन बनेगा। 24 का क्या बनेगा, वह बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। ना कि देखिए अधोगामी का मतलब होता है केंद्र से बाहर की तरफ, शीर्षगामी मतलब होता है सिर से पैर की तरफ। तो कहीं ना कहीं इसका दिशा का सिद्धांत क्या कहता है, चालक का सिद्धांत कहता है भाई साहब स्थूल से क्या सूक्ष्म की तरफ चलते हैं। और राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या हमारा बी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चले। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर के लिए, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे हम क्या कहते हैं। करेक्ट, वयस्कता से संक्रमण की पहल करती है। मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति या किशोरावस्था। तो कहेंगे जो संक्रमण की पहल करती है, वयस्कता की जो संक्रमण की पहल करती है उसे हम क्या बोलते हैं, कौन सा एज बोला जाता है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था वयस्कता का संक्रमण की जो पहल की एज है वह बोली जाती है किशोरावस्था। आपका डी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चर्चा करते हैं 26 नंबर। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। परीक्षात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करते हैं। अच्छा, दूसरों के अवलोकन की अगर चर्चा करेंगे तो करेक्ट परीक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया। तो परीक्षणात्मक अधिगम की जनक कौन थे, वह थे अल्बर्ट बंडूरा। तो अल्बर्ट बंडूरा ऐसा मानते थे, ना कि जीन पियाजे मानते थे। तो आपका ए ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन आपका गलत बन जाएगा। ए ऑप्शन आपका गलत होगा। उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंधों की बात की जाए, उद्दीपन अनुक्रिया की बात करें, स्टिमुलस रिस्पांस की बात कौन करता था, वह थॉर्नडाइक करते थे, वह भी व्यवहारवादी थे। तो ऐसा आप जानते हैं जीन पियाजे संज्ञानवादी हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं बी ऑप्शन भी नहीं बनेगा। पुरस्कार और दंड का प्रयोग, जिससे पुरस्कार और दंड आपने देखा, तो कहीं ना कहीं व्यवहारवादियों का मानना था, गलत होगा। तो ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं और सही कहीं ना कहीं जैसे जैसे वे दुनिया के व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। एकदम बात आपका जो जीन पियाजे का कहने का अर्थ था वह डी ऑप्शन ही बनेगा। आप कैसे कट हो रहा है इसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। परीक्षणात्मक अधिगम की बात की जाए, अगर अनुकरण की बात की जाए, अवलोकन की बात करें तो अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत कहलाता है। जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जिसे बोलते हैं जो सोशल जो लर्निंग थ्योरी बोली जाती है वह अल्बर्ट बंडूरा का है। तो अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार वह ए ऑप्शन बन रहा है। बी ऑप्शन थॉर्नडाइक के अनुसार बन रहा है। सी ऑप्शन व्यवहारवादियों के हिसाब से बन रहा है। डी ऑप्शन जीन पियाजे के अनुसार बनेगा। 26 का आपका डी ऑप्शन राइट बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न का मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेवाइगोस्की क्या कहते हैं। अच्छा, लेवाइगोस्की की बात हो रही है, व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता या समस्या वार्ता या आम केंद्रित वार्ता। अच्छा, आम केंद्रित कौन कहता है, वह जीन पियाजे कहते हैं। कौन कहते हैं, जीन पियाजे। अगर यहीं पर आपसे पूछ लेता या वाइगोस्की की जहां जीन पियाजे लिखा होता है तो ऑप्शन संख्या आपका डी बनता है। लेकिन कहा कि यहाँ लेवाइगोस्की लिखा है तो लेवाइगोस्की मानते हैं, उसे कहते हैं, उसे निजी संवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निजी संवाद बोलते हैं। इसे हम कह सकते हैं निजी संवाद या निजी वार्ता बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, निजी वार्ता बोल सकते हैं। निजी संवाद या निजी वार्ता बोल सकते हैं, या प्राइवेट स्पीच या व्यक्तिगत वार्ता हम कह सकते हैं, या इसे हम क्या कर सकते हैं, व्यक्तिगत वार्ता, इसे बोल सकते हैं व्यक्तिगत वार्ता। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन संख्या क्या बनेगा, वह ए ऑप्शन बन जाएगा। 27 का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। 27 का जो बनेगा वह ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करेंगे। करेक्ट 28 नंबर के लिए करेक्ट खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, व्यवसाय और रंगों के विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत, जेंडर प्रासंगिकता या विकसित जेंडर पहचान। तो जेंडर मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं जेंडर रूढ़िवादी बातें होती हैं। जेंडर जो परंपरा से बनाई हुई बातें हैं उसकी रूढ़िवादी बातें, परंपरा की बात हो रही है। कहीं ना कहीं पहनावे खिलौने की बात हो रही है कि लड़के ऐसे खेलते हैं, लड़कियां इसके साथ खेलती हैं, लड़के जो है ऐसा कपड़ा पहनते हैं, लड़कियों ऐसा नहीं पहनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जेंडर रूढ़िवादी बात है। और राइट आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या डी बनेगा। 28 का जो बनेगा वह डी ऑप्शन बनेगा। ये सब सरल प्रश्न है, बहुत ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो
अनुभव लाती है उसे क्या बोलेंगे, उसकी अपेक्षा करनी चाहिए, कर उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, कर उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, कर उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। तो बच्ची जो क्लास में अनुभव लेकर आती है उसका हम क्या करेंगे, उसके जो ज्ञान अनुभव लेकर आ रही है उसमें शामिल करेंगे, क्या करेंगे, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ऑप्शन संख्या हमारा डी सी बनेगा, क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या सी बनेगा। कर उनकी अपेक्षा करनी चाहिए, तो अपेक्षा नहीं करनी है, तो बात तो गलत होगी। कर उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, एकदम ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्ची अगर आ रही है घर से उठ करके तो उसका क्या करेंगे, उसका हम अनुभव को शामिल करेंगे। राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, वह सी ऑप्शन बनेगा, ना कि और अदर। आगे हम बात करेंगे 30 नंबर अंतिम प्रश्न होगा। कर एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, देखिए यह आपके कोहल वर्ग से प्रश्न, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि झिंझ की दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा तो जेल भेज दिया जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार बच्चा नैतिक विकास के नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत है, सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिन्यास, दंड और आज्ञा पालन अभिन्यास, या सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिन्यास, या यांत्रिक सापेक्ष अभिन्यास। तो दोस्तों अंतिम प्रश्न और बेहतरीन प्रश्न है, और इसके लिए बताएंगे क्या आपका राइट आंसर बनेगा, इसका क्या राइट आंसर बनेगा, बेहतरीन प्रश्न है। तो दोस्तों देखिएगा कैसे करा कि यहां पर करा कि जेल अगर पकड़ा जाएगा क्या होगा, जेल होगा, अगर जेल भेज दिया जाएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका दिमाग क्या है, दंड और आज्ञा के आधार पर चल रहा है, दंड और आज्ञा के आधार पर निर्णय ले रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बी ऑप्शन बनेगा कि नहीं बनेगा, एकदम सही है, क्योंकि दंड के आधार पर, मैंने आपको बताया कोहल वर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास का सिद्धांत कहलाता है। हर उनके द्वारा 3 स्टेज में सिद्धांत दिया गया था, हर तीनों स्टेज की बात करें, दो उसके सब स्टेज थे। और इसके बाद बात की जाए तो पहले में जो उन्होंने बताया दंड और आज्ञा के आधार पर, इसके आधार पर लेता है, तो कहीं ना कहीं इसमें कर पकड़ा जाएगा तो जेल भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके दंड और आज्ञा के आधार पर निर्णय ले रहा, तो 30 का जो बनेगा वो 30 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आप सभी के सामने इन 30 प्रश्नों के माध्यम से मैंने एक मॉडल पेपर देने का प्रयास किया है, और आप सभी के पेपर के लिए सीटेट के पेपर की अगर परिप्रेक्ष्य की बात करें, चाहे आप सीटेट के फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हो या आप सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। दोस्त आप सभी अच्छे से पढ़ते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। अगली क्लास में हम सभी नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ आप सभी के सामने आएंगे। तब तक के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।